Welcome back to my channel. In this video, we see the next part or reading first of Unit 3, the problems of capital formation. In this part, we will start from the defeatist solution or economic isolation. So let's start. The attraction of advanced consumption standards represent a handicap for the latecomers in economic development. What can be done about this handicap? जो एडवांस कंजम्पशन स्टैंडर्ड लेवल है ऑफ लिविंग, उसकी तरफ जो अट्रैक्शन है लो कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स वाली कंट्रीज का, वो एक हैंडीकैप रिप्रेजेंट करता है फॉर लेट कमर्स जो लेट इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस में ज्वाइन करते हैं. What can be done about this handicap? इस हैंडीकैप का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब तक हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी और नेक्स्ट 2 पॉइंट इज अबाउट सॉल्यूशंस for capital formation in underdeveloped countries. We must face the fact that isolation is one possible remedy. Isolation एक one possible remedy हो सकती है for this handicap. Isolation means एकांत में रहना, या फिर isolation कह सकते हैं हम कि कट ऑफ हो जाना बाकी सब चीजों से, is called the isolation, and that is it has played a part in the development of 2 important countries. यहाँ पे 2 important countries का एग्जांपल देके बता रखा है कि कैसे आइसोलेशन 2 important countries में एक important पार्ट important रोल प्ले करता है in development process of 2 countries. It is well known that Japan, जो जापान है, in the early course of her industrialization imitated the western world in everything except consumption pattern. फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है जापान का कि कैसे जापान में हर कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो अर्ली कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसे इमिटेट किया था वेस्टर्न वर्ल्ड से. इमिटेट मीन्स उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, और कैसे वो मैकेनिज्म था इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसको फॉलो करना, वो सब इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से होता था. बट जो कंजप्शन पैटर्न था वो ऐसे इमिटेट नहीं होता था, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड को देखा देख अपनी कंजप्शन पैटर्न नहीं करते थे. वो सिर्फ उनकी टेक्निक्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैसे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं उसको ही इमिटेट करते थे, ना कि कंजप्शन पैटर्न को. अगर कंजप्शन पैटर्न को इमिटेट करने लगते तो आज के टाइम में वो इतनी सक्सेसफुल कंट्री ना हो पाती. She had kept herself in state of complete isolation. Complete isolation में रखा अपने आप को in reference to consumption pattern. And it was comparatively easy for her to maintain this isolation in regard to consumption pattern. और ये comparatively बहुत easy रहा है जापान के लिए to maintain the isolation in regard of consumption pattern. There is no doubt that This was part of secret of her success. इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यही जो पार्ट है आइसोलेशन का, वो उसके सीक्रेट का सक्सेस का सीक्रेट बना. इन डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आइसोलेशन ही उनके सक्सेस का सीक्रेट बना. अकॉर्डिंग टू सच एस्टिमेट, इन एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एज आर अवेलेबल, जो अवेलेबल हैं, Japan managed to save between 12 to 17% of her national income at the beginning of the present century. जापान जो इस आइसोलेशन प्रोसेस को अपनाता है तो स्टार्टिंग में वो 12 से 17% तक अपनी नेशनल इनकम का सेव कर लेता है एट द बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी, इस सेंचुरी की बिगिनिंग में. गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड वॉज कंपेरेटिवली अनइम्पोर्टेंट. जो गवर्नमेंट बोरोइंग थी अदर कंट्री से, अब्रॉड से, वो अनइम्पोर्टेंट कर दी गई. अब हार्डली एनी फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट केम इन 1920s. अब जापान में फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट हार्डली कोई हुए होंगे 1920s तक. जापान डिड ऑल हर कैपिटल फॉर्मेशन वर्चुअली अनएडेड. वो फिर अपनी कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बनाता था? बिना कोई हेल्प के अपने आप वो अपना कैपिटल फॉर्मेशन करता था जापान. सो दैट इज द रीजन व्हाई जापान ग्रो सो
रैपिडली। और आगे अनदर इंस्टांस हम देख सकते हैं रेडिकल आइसोलेशन का इज सोवियत रशिया। सोवियत रशिया का जो आयरन कर्टेन जो टेक्निक है या फिर जो भी कह सकते हैं, आयरन कर्टेन क्या है? ऑफ कोर्स नॉट मेरली रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट एंशियन। आगे दिखा रखा है आयरन, व्हाट इज आयरन कर्टेन। While it certainly has other reason for its existence, I am inclined to attach significance also to its economic function. Economic function के को भी significance दिया है इसके साथ साथ, that it is to the possible materialistic interpretation of the iron curtain. आयरन कर्टेन की आगे डेफिनेशन दे रखी है कि कैसे आयरन कर्टेन एक मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन की तौर पर आया। Needless to say, it is only the economic aspect of the Iron Curtain that concern us here purely from the point of view of the theory we have considered. It may be that the Iron Curtain is necessary for the maintenance of a high rate of saving. जो Iron Curtain था वो necessary बन गया हाई रेट ऑफ सेविंग को मेंटेन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को भी मेंटेन करने के लिए इन सोवियत यूनियन। From estimates that have been made, however doubtfully, they may be, it seems that something like 25% of जो सोवियत यूनियन की नेशनल इनकम थी उसके recent years have been directed into capital formation. 25% of सोवियत यूनियन का नेशनल इनकम वो डायरेक्ट हुआ कैपिटल फॉर्मेशन में फ्रॉम प्योरली एक्सपेंडिचर। अपार्ट फ्रॉम जो एक्सपेंडिचर के अलावा 25% कंट्रीब्यूट हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन में। टू मेंटेन सच अ हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मे नॉट बी पॉसिबल विदाउट आइसोलेट। ये हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आइसोलेटिंग के बिना पॉसिबल नहीं था। आइसोलेटिंग किससे? वेस्टर्न वर्ल्ड से। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो देखा देखी चल रही है इससे वो आइसोलेट होकर अपनी सेविंग पे, अपनी कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान दिया। और यही आयरन कर्टेन कि कैसे एक कर्टेन लगा दिया वेस्टर्न वर्ल्ड और अपने सोवियत रशिया, अपनी कंट्री, अपनी जो भी जहां वो रहते थे उसके बीच में, कि वो अब वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो या कॉपी नहीं करेंगे, वो अपनी कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सके और एज अ कंट्री पर्सनली ग्रो कर सके। A free and open view of consumption standard in the West might mean a psychological, intolerable, and politically ignominious contrast. जो ये ओपन और फ्री व्यू है वेस्टर्न के कंजप्शन स्टैंडर्ड्स का, ये एक फिजियोलॉजिकल इंटॉलरेबल हो सकता है और पॉलिटिकली इनकॉन्वेनियंट कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। While an important function of iron curtain, तो इसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो कंजप्शन स्टैंडर्ड है ये साइकोलॉजिकल इंटॉलरेबल हो सकता है, तो इसके लिए आयरन कर्टेन है वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो इनसाइडर्स सोवियत रशिया के अंदर की कंट्री के लोगों को प्रिवेंट करता है फ्रॉम लुकिंग आउट, बाहर देखने से रोकता है। कैसे? यूजफुल सब्सिडरी फंक्शन में बी टू प्रिवेंट आउटसाइड फ्रॉम लुकिंग इन, और सब्सिडरी फंक्शन जो आउटसाइड से हैं उनको भी प्रिवेंट करता है लुकिंग इन, अंदर किसी भी सोवियत रशिया के अंदर बिजनेस या ट्रेड करने से। सो एज टू प्रिजर्व द लेजेंड ऑफ वर्कर्स पैराडाइज। तो ये वर्कर्स पैराडाइज के वर्क्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं। So isolation alone is incapable of promoting development. सिर्फ आइसोलेशन भी डेवलपमेंट को प्रमोट करने में इनकेपेबल है। जापान वॉज आइसोलेटेड फॉर सेंचुरीज विदाउट एक्सपीरियंस एनी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एडवांस। जापान आइसोलेटेड रहा सेंचुरीज तक बट विदाउट एनी, इसने कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एडवांस नहीं हासिल किया, एक्सपीरियंस कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एडवांसमेंट नहीं एक्सपीरियंस किया। Isolation by itself rather promotes stagnation. Isolation एक stagnation को promote करता है। Stagnation स्थिरता, एक जो चल रहा है उसे ही maintain करना। And yet two cases illustrate the possibility that isolation might help to solve the economic problem. बट ये दो केस हैं, इनसे हमें ऐसे पता चल रहा है कि आइसोलेशन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है उसको सोल्व कर रहा है।
In a world of great disparities in national living standard by severing contact and communication among nations. जो अभी हमने 2 केस पढ़े, इनसे ऐसा लग रहा है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, और लिविंग नेशनल लिविंग स्टैंडर्ड में जो ग्रेट डिस्क्रिपेंसीज हैं, डिफरेंसेस हैं, वो कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशन के कारण कम हो रही है. Without communication, the discrepancies in living standard, however great, may become of little or no consequence. बिना किसी कम्युनिकेशन के ये लिविंग स्टैंडर्ड में जो डिफरेंसेस हैं वो ग्रेट हो सकते हैं, बट मे बिकम लिटिल, बट धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं, और नो कॉन्सिक्वेंस. They do not affect people's desires and aspiration and activities. They do not constantly enter into consciousness and imagination of consumers. वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड की कंजप्शन फंक्शन है वो डायरेक्टली जो सोवियत रशियन या जापान के लोगों की डिजायर या एस्पिरेशन या एक्टिविटीज में नहीं आते, ना उनके कॉन्शियसनेस या इमेजिनेशन में आते उन कंज्यूमर्स के कि हमें भी ऐसा कुछ लेना है, पहनना है, करना है, ये वो कॉपी करना है वेस्टर्न सोसाइटी में जो हो रहा है. सो इन दिस वे हम कह सकते हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो लूज हो जाता है एट लीस्ट सम ऑफ इट्स पोटेंसी. कहीं ना कहीं इसकी पोटेंसी बहुत कम हो जाती है. बट दिस इज शुड बी अ पॉसिबल एंड परहैप्स अ नेसेसरी सॉल्यूशन इन डिस्क्यूटिंग थॉट. तो कह सकते हैं हम आइसोलेशन एक नेसेसरी सॉल्यूशन, पॉसिबल और नेसेसरी सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में. सॉरी. The cost of isolation may be tremendous, not only in political relations. जो cost of isolation है ये tremendous हो सकती है, not only in political relations, also in economic terms. Economic costs alone would be prohibitive for any small country. So जो ये isolation है वो tremendous हो सकती है political relation के लिए. उनका पॉलिटिकल रिलेशन कहीं ना कहीं उनमें अनबन हो सकती है, बट इन प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स ऑल्सो, इकोनॉमिक टर्म्स में भी ये प्योरली ट्रेमेंडस है ही है. तो इकोनॉमिक कॉस्ट अलोन वुड बी प्रोहिबिटेड फॉर एनी स्मॉल कंट्री. तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो सिर्फ नहीं देखी जा सकती कोई भी एक स्मॉल कंट्री के लिए, सो आइसोलेशन एक डिफीटियस सॉल्यूशन कह सकते हैं. One naturally turns in search of an alternative. Alternative के सर्च में one naturally turns. Next is the international and inter-regional income transfers. ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का. कैसे? Let's see. Could the alternative be for richer countries to provide to some extent for needs for poor? क्या ये अल्टरनेटिव आइसोलेशन का हो सकता है कि रिचर कंट्रीज पुअरर कंट्रीज को उनकी नीड्स प्रोवाइड करें? लेट्स सी. सो फार वी हैव डिस्कस इंटरनेशनल इनकम डिस्पैरिटीज एंड देयर एफर्ट्स. अब तक हमने इंटरनेशनल इनकम डिस्पैरिटीज पढ़ी और उनके इफेक्ट्स पढ़े, और एंड ऑन वन साइड एक साइड में, और अदर साइड क्या पढ़ा हमने? देयर में एग्जिस्ट सर्टेन डीप सीटेड फोर्सेस मेकिंग फॉर यूनिलेटरल इनकम ट्रांसफर. अदर साइड ये हो सकता है कि यूनिलेटरल इनकम ट्रांसफर्स कैसे? इन प्लेन कह सकते हैं इंग्लिश में गिफ्ट्स. रिच पुअरर को गिफ्ट दें, ये एक यूनिलेटरल इनकम ट्रांसफर एज अ सॉल्यूशन हो सकता है फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. रिच पुअरर को गिफ्ट्स देंगे तो वो एक लेवल मेंटेन कर पाएंगे और वो अंडर डेवलप्ड वाली सिचुएशन से निकल पाएंगे. द डिजायरेबिलिटी ऑफ सच ट्रांसफर नीड नॉट बी क्वेश्चन. ये ट्रांसफर की जो इच्छा है वो क्वेश्चन नहीं की जानी चाहिए, at least so long as they are compatible with the maintenance or better still expansion of world income. तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक वो मेंटेनेंस के काबिल ना हो जाए या बेटर स्टिल के लिए एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड इनकम में कंट्रीब्यूट ना करें. Besides, we need not entertain an exaggerated notion about the size of such transfer. इन ट्रांसफर के साइज के नोशन को एक्सेजरेट नहीं करना चाहिए, करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है.
Let us remember, for example, 2% of United States national income would be equal to 7% of combined national income of. यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट की 2% नेशनल इनकम इक्वल है 7% ऑफ नेशनल इनकम ऑफ लो इनकम कंट्रीज, जो कि outside the Soviet orbit and would probably be as much as more than these countries, would at present effectively absorb from abroad for investment purposes. The foreign aid programs of United States. Foreign aid means foreign help program जो United States ने have certainly departed from traditional practices. फॉरेन हेल्प प्रोग्राम जो यूनाइटेड स्टेट ने डिपार्ट किए हैं फ्रॉम अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से, ट्रेडिशनली जो होता रहा है उससे. इट इज पॉसिबल दैट वी हैव सीन द बिगिनिंग्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इनकम ट्रांसफर्स. ये पॉसिबल है कि वी हैव सीन द बिगिनिंग, जो इंटरनेशनल इनकम ट्रांसफर का वो जो सिस्टम है वो हमने बिगिनिंग कर दिया था. बिगिनिंग हम यहाँ से देख सकते हैं. द प्रेशर फॉर सच अ सिस्टम कम फ्रॉम बोथ साइड. ये जो प्रेशर है इस सिस्टम को, जो इंटरनेशनल इनकम ट्रांसफर है, ये दोनों साइड से है, लो इनकम कंट्रीज और ऑब्वियसली रिचर कंट्रीज. एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोज कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेशन, some of which has been a byproduct of the war, people in United States have become increasingly conscious of discrepancies in living standard. जो क्लोजर कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का. यही एक बाय प्रोडक्ट है वॉर का, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के जो पीपल हैं वो ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अबाउट जो डिफरेंसेस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो देखा उन्होंने. और द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट 4 मेक नो लिटिल अपील टू अ नेशन विद एन अर्ली ट्रेडिशन ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू द इकोनॉमिक अंडरडॉग एज वेल एज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आउटकास्ट. ये बताता है कि कैसे जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है ऑफ पॉइंट 4 कोई मेक करता है तो नो लिटिल अपील एक ऐसे नेशन को जहां अर्ली ट्रेडिशन ऑफ गिवन प्रोटेक्शन टू इकोनॉमिक अंडरडॉग एज वेल एज पॉलिटिकल और रिलीजियस आउटकास्ट. सो देयर हैज बीन एन इमोशनल टोन इन द रिमोट्स एंड ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट कंसर्निंग दिस प्रॉब्लम. तो एक इमोशनल टोन देख सकते हैं जब ये प्रॉब्लम को जब कंसर्न में लिया जाता है, जब इसकी प्रोनाउंसमेंट की जाती है ऑफिशियल्स या रिपोर्ट के द्वारा, तो एक इमोशनल टोन की तरह भी इसे देखा जा सकता है. विथ फ्रीक्वेंट रेफरेंस टू हंगरी, पॉवर्टी, डिसीज, इलिटरी दैट प्रिवेल इन 2/3 ऑफ वर्ल्ड. ये जो ट्रांसफर है रिचर से पुअर का, इसे एज ए रिपोर्ट और ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा एक इमोशनल टोन में देखा जा सकता है कंसर्निंग इन प्रॉब्लम को. और इनको रेफरेंस दिया गया है हंगर, पॉवर्टी, डिसीज, इलिटरेसी से, जो कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड में प्रिवेल है. इसका ग्रे रिपोर्ट ऑफ नवंबर 1950 और रॉकफेलर रिपोर्ट ऑफ मार्च 1950 में फेवर में आए और एक साइजेबल फ्लो ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू लो इनकम कंट्रीज. जो ये इमोशनल टोन थी इसके फेवर में आकर ग्रे रिपोर्ट नवंबर 1950 की और रॉकफेलर रिपोर्ट मार्च 1951 की एक साइजेबल फ्लो, एक साइजेबल अमाउंट या फिर जो भी कह सकते हैं हम गुड सर्विस जो भी गवर्नमेंट ने ग्रांट की फ्रॉम यूएस टू जो लो इनकम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड है उनको. इन यूनाइटेड स्टेट्स, however, as elsewhere, isolation also has its advocates and is indeed, as we have noticed, a conceivable alternative in world of wide discrepancies in income levels. यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक आइसोलेशन है, ये एडवोकेट करता है और इंडीड है टू नोटिस क्या कंसीवेबल अल्टरनेटिव इन वर्ल्ड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज. जो एक वर्ल्ड जहां पे डिफरेंसेस है इनकम लेवल में, वहां आइसोलेशन एक एडवोकेट करता है, जो प्रॉब्लम्स ऑफ कंजप्शन लेवल है उनको एडवोकेट करता है और एक कंसीवेबल अल्टरनेटिव भी है.
There exists a mechanism that tends automatically to produce transfer of resources from richer to poorer regions within a given country. यहाँ एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जो ट्रांसफर करता है रिसोर्सेज को रिचर से पुअरर विद इन अ गिवन कंट्री। जो हम इंटरनेशनल और इंटर रीजनल पढ़ेंगे, तो अभी हमने इंटरनेशनल की बात की, अभी हम बात कर रहे हैं इंटर रीजनल की। कैसे कंट्री के अंदर ही रिचर रीजन पुअर रीजन को सपोर्ट करते हैं बाय ट्रांसफर देयर रिसोर्सेज। ये एक मैकेनिज्म है जो एग्जिस्ट करता है। सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स and welfare is approximately the same per head of population in all region, but the taxation is proportional to income. सपोज कर सकते हैं कि एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में पब्लिक वर्क और वेलफेयर में सेम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन इन ऑल रीजन स्पेंड करते हैं कोई भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, बट जो टैक्सेशन है वो प्रोपोर्शनल टू इनकम है। जितनी इनकम उतना ही टैक्सेशन। द पॉइंट कम आउट, इससे क्या पॉइंट पता चलता है कि इवन मोर स्ट्रांगली कि इफ टैक्सेशन इज प्रोग्रेसिव, अगर टैक्सेशन प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है, बट ऑल वी हैव टू अज्यूम इज दैट टैक्सेशन पर हेड वेरीज इनकम पर हेड। कि जो टैक्सेशन है वो वेरी करता है, अलग अलग है इनकम पर हेड के अकॉर्डिंग। किसी की इनकम ज्यादा है उसका टैक्स ज्यादा होगा, जिसकी इनकम कम है उसका टैक्स कम होगा। So the result is a tendency towards automatic transfer to public funds from richer to poorer. तो एज ए रिजल्ट ये एक टेंडेंसी थी जिसे अडॉप्ट किया गया कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने चाहिए पब्लिक फंड के सीधा रिचर टू पुअर रीजन को। द पॉइंट इज हार्ड टू वेरीफाई, तो ऑफन ब्रॉट अप इन कंट्रीज विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट हार्ड टू वेरीफाई है ऐसी कंट्रीज में जहां फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल मींस सेंट्रल एंड स्टेट डिवीजन। In United States, we observe a persistent tendency for funds to be transferred through federal treasury from northern and eastern to southern and western. ये एग्जांपल दे रखा है कि कैसे यूएस की फेडरल ट्रेजरी में नॉर्थन और ईस्टर्न से साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ट्रांसफर किए गए, क्योंकि नॉर्थन एंड ईस्टर्न ऑब्वियसली रिचर रहे होंगे, तभी वहां से पूरे साउथर्न और वेस्टर्न को ट्रांसफर किया गया। और ब्राजील में भी ऐसे ट्रांसफर किए गए हैं साउथर्न स्टेट से प्रिमिटिव ट्रॉपिकल नॉर्थर्न रीजन को। अनदर फेडरल कंट्री जहां पे एग्जांपल दे रखा है इंटर रीजनल का, वो है कनाडा, जहां फिस्कल सिस्टम है और एक गुड डील ऑफ अटेंशन है। सो अभी तक ये पढ़ा हमने, अब आगे पढ़ रहे हैं। आई इंट्रोड्यूस, जो ऑथर है रेग्नियन से, वो कहते हैं यहाँ, वो इंट्रोड्यूस करते हैं ये फिस्कल मैकेनिज्म, जो कि नॉट सिंपली फॉर द सेक ऑफ एनालॉजी बट बिकॉज इट इज द सिग्निफिकेंट वे इन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट may be financed in the poor region of a given country। इसमें बताया गया है कि ऑथर कहते हैं कि जो फिस्कल मैकेनिज्म का जो इंट्रोडक्शन करते हैं, ये बताते हैं इसके बारे में फिस्कल मैकेनिज्म के, ये सिंपली सेक ऑफ एनालॉजी नहीं है, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट वे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फॉर द पुअरर रीजन्स ऑफ अ गिवन कंट्री। एक पुअरर रीजन है, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फिस्कल मैकेनिज्म सिग्निफिकेंट वे है। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट, ये इस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि जो टैक्सेशन है इज नॉट अ कांस्टेंट सम पर हेड बट वेरीज विद इनकम। कि जो टैक्सेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, इनकम के साथ साथ वेरी करता है। इनकम ज्यादा है तो टैक्सेशन ज्यादा, इनकम कम है तो टैक्सेशन कम, इस बेस पे वेरी करता है। सो द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे और इक्वल सेक्रीफाइस इज नॉट सेटिस्फाइड। सो जो प्रिंसिपल है एबिलिटी टू पे करने का और इक्वल सेक्रीफाइस का, वो सेटिस्फाई नहीं होता है कांस्टेंट सम ऑफ टैक्सेशन पर हेड से और इवन विद अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम से। अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज long since become orthodox doctrine, it requires progressive taxation। जो ये कांस्टेंट सम ऑफ टैक्सेशन और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है, इससे प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे और इक्वल सेक्रीफाइस सेटिस्फाई नहीं होता है, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी ट्रेडिशनली चला आ रहा है, ये वो मेथड है। सो जो
इसके लिए क्या करना चाहिए? इट रिक्वायर्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के रिक्वायरमेंट करता है। द रिजल्टिंग इंटर रीजनल इनकम ट्रांसफर्स admitted by people living in rich as well as in the poorer regions। ये जो बात है द रिजल्टिंग इंटर रीजनल इनकम ट्रांसफर, जो ये इंटर रीजनल इनकम ट्रांसफर है वो एडमिट की गई है बाय पीपल लिविंग इन, जो रिच एरिया में रहते हैं और ऑल्सो जो पुअर रीजन में रहते हैं। दे आर एक्नॉलेज्ड एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे एज पर पार्ट ऑफ फिस्कल सिस्टम इन विच द प्रिंसिपल इज एम्बोडिड। तो ये एक्नॉलेज करते हैं एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस जिसके अंदर प्रिंसिपल एबिलिटी टू पे और पार्ट ऑफ फिस्कल सिस्टम प्रिंसिपल को एम्बॉडिड किया गया है, माना गया है। दे आर एक्सेप्टेड इन द लास्ट resort because the people live in fairly close contact culturally or politically, because they recognize a common interest and are more or less agreed of the need for fair allocation of the cost of governmental investment and welfare activities। वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को जो अभी हमने डिस्कस की रिचर से पुअर के ट्रांसफर को। क्यों? क्योंकि ये फेयरली क्लोज कॉन्टेक्ट और कल्चरली और पॉलिटिकली है। फेयरली एक क्लोज कॉन्टेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कल्चरली भी और पॉलिटिकली भी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन इंटरेस्ट है मोर और लेस कि फेयर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कि वेलफेयर एक्टिविटीज का भी फेयर एलोकेशन होना चाहिए। रिच जो है उनके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो वो अपनी इनकम को पुअर को दे सकते हैं। So this is the fairer allocation of cost of government investment or welfare activities. Could it be that what we have had in international relations by way of unilateral income transfers is nothing but a grouping and imperfect approximation to what happens within a country quite automatically and would happen similarly between different countries if they were under a world government? क्या हम ये कह सकते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन है बाय वे ऑफ यूनिलेटरल इनकम ट्रांसफर कुछ नहीं, बस वही है जो एक कंट्री के अंदर जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं वो एक कंट्री के अंदर हो रहे हैं, वो इंटर रीजनल, और एक जो इंटरनेशनल रिलेशन पे हो सकते हैं उन्हें हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर कंसिडर करके क्या वो सेम कह सकते हैं? इज द प्रिंसिपल एबिलिटी टू पे कैरिंग विद इट्स फिस्कल मैकेनिज्म ऑफ इंटर रीजनल ट्रांसफर द वेटिंग टू बी एक्सचेंज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। क्या ये जो प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे है और ये फिस्कल मैकेनिज्म है इंटर रीजनल ट्रांसफर का, क्या ये बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज एक्सटेंड हो सकता है, वेट कर सकता है एक्सटेंड होने का? तो इसका क्या आंसर है? द प्रेशर दैट लीड टू इंटर रीजनल ट्रांसफर through proportional or progressive taxation within a country also exist in some degree of internationality। जो सेम ये प्रेशर है इंटर रीजनल ट्रांसफर का, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का विद इन अ कंट्री, इंटरनेशनल प्लेन पे भी कहीं ना कहीं इन सम डिग्री एग्जिस्ट करता है। दे हैव टू डू विद को एग्जिस्टेंट एंड इंक्रीजिंगली इन क्लोज एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑन वाइडली डाइवर्जेंट लेवल्स ऑफ लिविंग। ये को एग्जिस्ट करता है और इन इंक्रीजिंगली क्लोज एसोसिएशन ऑफ पीपल जहां लेवल ऑफ लिविंग में वाइडली डाइवर्जेंस देख सकने को मिल सकती है। इन द पास्ट इंटरनेशनल यूनिलेटरल ट्रांसफर may have occurred to some extent under the guise of foreign investment। पास्ट में हम जो यूनिलेटरल इंटरनेशनल यूनिलेटरल ट्रांसफर है जो अकर हुए हैं, हम उन्हें कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर देख सकते हैं। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है have in part turned out to be a haphazardly distributed gifts because of subsequent default। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हम उन्हें haphazardly गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड के तौर पर देख सकते हैं as a subsequent because of subsequent default। But this is very awkward solution since default interferes with continuity of flow। Default is therefore considered unwise as well as immoral।
सो जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो मेथड है, बहुत एक ऑकवर्ड सा सोल्यूशन है इसके लिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लो को इंटरफेयर करता है और ये जो डिफॉल्ट है वो बहुत ही अनवाइज, बिना सोचे समझे, मतलब बिना समझदारी का और एक इमोरल सा लगता है. So we encounter the basic pressures that make for income transfer from rich to poor when relatively advanced countries are associated with economically backward areas in the form of colonies. हमने बेसिक प्रेशर्स देखे जो इनकम ट्रांसफर को करने पे मजबूर करते हैं फ्रॉम रिच टू पुअर और रिलेटिवली एडवांस टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज में जो ट्रांसफर हुए हैं उसको, उसके लिए जो बेसिक प्रेशर्स है उनको हमने देखा. मेनली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं लास्ट 2 और 3 डिकेड में एक फैशनेबल क्वेश्चन आस्क करती हैं, क्या कि जो 2 कॉलोनीज हैं वो पे करती हैं. अब कॉलोनीज जैसे ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया में आई, कॉलोनी मीन्स एक सुपीरियर कंट्री या एडवांस कंट्री जो लेस एडवांस कंट्री पे रूल कर रही है और उनके रिसोर्सेज को यूज कर रही है. द आंसर ऑफ द एक्सपर्ट हैज यूजुअली बीन इन नेगेटिव. जो यूरोपियन कंट्रीज के, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रिक्वेंटली कि जो कॉलोनीज है वो पे करती हैं. एक्सपर्ट्स का मेनली आंसर रहता है नेगेटिव में कि नहीं पे करती. जो रिसेंट कॉलोनियल हिस्ट्री में ये नजर आता है कि वो इस व्यू को सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एम नाइट जो अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, उन्होंने वर्क किया है नॉर्थ अफ्रीका पे इसी क्वेश्चन पे कि डू कॉलोनीज पे. finds that in Algeria the local government's budget deficit were covered directly by French treasury and that framework of a system of railway, road, port laid down was an outright gift from French taxpayer. So जो उन्होंने वर्क किया नॉर्थ अफ्रीका पे इसी क्वेश्चन पे, और वो देखते हैं कि अल्जीरिया की जो लोकल गवर्नमेंट है वो बजट डेफिशिट फेस कर रही है जो कि कवर कर रही है फ्रेंच ट्रेजरी अपने आप से, और एक रेलवे, रोड, पोर्ट्स और का फ्रेमवर्क को लेट डाउन करती है एज एन आउटराइट गिफ्ट देती है वो फ्रेंच ट्रेजरी एज अ फ्रेंच टैक्स पेयर. So the tendency for metropolitan country to subsidize its colony appeared in 1920s even in Portugal. So जो एक टेंडेंसी है मेट्रोपोलिटन कंट्री या फिर कॉलोनियल कंट्री, तो ये सब्सिडाइज करती है अपनी कॉलोनीज को. सब्सिडाइज मीन्स एज अ उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, जैसे उनकी रेड, जैसे ये फ्रेंच ट्रेजरी जो अफ्रीका में, अल्जीरिया में जो सिस्टम ऑफ रेल रोडवे ये बना रही है, ये सब्सिडी कह सकते हैं हम इसे, एग्जांपल एज अ सब्सिडी का. तो वो अपनी कॉलोनीज को सब्सिडाइज करती है और ये अपीयर हुआ मेनली इन 1920s में, इवन इन पोर्टुगल में भी. When in earlier century there is no doubt about the fact of colonial exploitation. स्टार्टिंग में इस फैक्ट ऑफ colonial exploitation को हम मना नहीं कर सकते, but in recent time we find that colonies probably do more pay. but आजकल के टाइम में, recent टाइम में हम देख सकते हैं कि कॉलोनी रियल में पे नहीं करती. but why should they pay? उन्हें पे करना क्यों है? A transfer of current resources from relatively wealthy metropolitan countries to their dependent territories is a natural application of principles long accepted and practiced within any civilized country. So जो ये ट्रांसफर है ऑफ करंट रिसोर्सेज का रिलेटिवली वेल्थी मेट्रोपोलिटन कंट्रीज से डिपेंडेंट टेरिटरीज का एक नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल है जो कि लॉन्ग से, बहुत टाइम से एक्सेप्टेड है और प्रैक्टिस किया जा रहा है सिविलाइज्ड कंट्री में. The grant which Puerto Rico received from United States Treasury are an instance of such a relationship established on a steady and regular basis. जो प्यूर्टो रिको का जो ग्रांट्स है यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी से, वो ऐसा ही एक एग्जांपल है जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है एक स्टडी और रेगुलर बेसिस पर.
So generally, whatever nation enter into an increasingly intimate association and recognize a vital community of interest, the problem of pooling and allocating economic sources tend to arise just as does between different areas of same country. So generally जो nation है जो एंटर करते हैं इंक्रीजिंगली इन एसोसिएशन में और रिकॉग्नाइज करते हैं एक वाइटल कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट जो कि प्रॉब्लम ऑफ पूलिंग और एलोकेटिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अराइज करता है जस्ट एज कि बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ सेम कंट्रीज जैसे कि एक सेम कंट्री के डिफरेंट एरियाज में अराइज होते हैं वैसे ही ये प्रॉब्लम ऑफ पूलिंग और एलोकेटिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अराइज होता है इंटरनेशनल प्लेन पे भी। अगर हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर लिव करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर रिच से पुअरर का वो एक पार्ट ऑफ ग्लोब हो जाता है और एक मैटर ऑफ कोर्स ऑफ फिजिकल मैकेनिज्म के थ्रू देखा जाता है। वी हैव नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। तो ऑन द अदर हैंड इफ वी डिपार्ट फ्रॉम ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म ऑफ प्राइवेट कैपिटल मूवमेंट्स, so or if this mechanism failed to function, no objective or known political criteria guiding the flow of funds। अगर फिर ऑन द अदर हैंड फिजिकल मैकेनिज्म, अगर हमारे पास कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है तो कैसे चल रहा है, एक ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म पे चल रहा है जहां पे प्राइवेट कैपिटल मूवमेंट होती है और मैकेनिज्म फेल टू फंक्शन हो जाता है। अगर मैकेनिज्म फंक्शन करने से फेल हो जाता है तो कोई नॉन पॉलिटिकल क्राइटेरिया और फॉर गाइडिंग फंड्स का ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो द प्रॉब्लम ऑफ डिवाइजिंग अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ग्रांट्स इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो ये जो इंटरनेशनल ग्रांट्स का ये सिस्टम है इनमें प्रॉब्लम आती है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इन नेचर ऑफ केस पॉलिटिकल कंसिडरेशन कैन नॉट बी केप्ट आउट ऑफ इट। तो हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है इसे भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं रख सकते। A system of international grant in aid does not stem from the economic mechanism of the market, nor does the principle of progressive taxation। So जो international grants की जो help है ये economic mechanism से नहीं आती और ना ही ये principle of progressive taxation से आती। Both are based on necessity of political value judgment। ये आती है political value judgment से कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ अगर कोई रिलेशन बनाना है फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तभी वो एज अ इंटरनेशनल ग्रांट्स एड के तौर पर एज अ सिस्टम आता है। बट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स आर इनएविटेबल मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स है वो इनएविटेबल मैटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है और इफ नॉट डेलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी देयर are at any rate shaped by totality of a country's relation with other nation। तो as not a deliberate instrument, foreign policy वो at any rate shape करती हैं एक country के relation को with other nation। If we are realist, we can hardly expect a pure automatic non-political mechanism। अगर हम realist हैं, real जो थिंग है उस पर बिलीव करते हैं तो हम हार्डली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई प्योर ऑटोमेटिक या नॉन पॉलिटिकल मैकेनिज्म इंटरनेशनल इनकम ट्रांसफर में एग्जिस्ट कर सकता है। सो सच ट्रांसफर may occur will inevitably be based on in part of shifting ground of political expediency। so ऐसे जो ट्रांसफर है वो मेनली बेस्ड होते हैं पॉलिटिकली एक्सपीडेंसी की शिफ्टिंग पर। इट सीम्स टू मी रेगनर के को ये ऐसा लगता है कि देर इज लिटल और नो फाउंडेशन फॉर द बिलीफ विच सम इकोनॉमिस्ट एक्सप्रेस एज अ मैटर ऑफ कोर्स दैट कि जो इंटर गवर्नमेंट कैपिटल ट्रांसफर है वो मोर स्टेबल और रिलायबल है देन कैपिटल प्राइवेट कैपिटल मूवमेंट के। ये अकॉर्डिंग टू रेगनर इसका कोई लिटिल या फिर कोई फाउंडेशन नहीं है इस बिलीफ का कि इंटर गवर्नमेंट कैपिटल ट्रांसफर है वो स्टेबल है प्राइवेट कैपिटल मूवमेंट से ज्यादा। Of the era ended in 1920. Quite apart, however, from the inconvenient but inevitable political aspects, जो ये इंटरनेशनल गिफ्ट और ग्रांट्स हैं वो एज सच कोई डू सच ट्रांसफर प्रोवाइड करवाते हैं एक सफिशिएंट और सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन का इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज।
और इवन इफ दे फिल द गैप्स, अगर वो गैप्स फिल कर भी देते हैं इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ लो इनकम कंट्रीज का, डू दे ऑफसेट द हैंडीकैप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर? अगर वो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इफेक्ट को बैलेंस कर ही देते हैं, मिटिगेट कर ही देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में बजट डेफिसिट को भी, क्या वो फिर डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर है उसको क्या दूर कर सकते हैं लो इनकम कंट्रीज से ऑन द डोमेस्टिक सेविंग कैपेसिटी ऑफ दीज कंट्रीज? वो इंटरनेशनल एक रिच कंट्री पुअर कंट्री को हेल्प कर सकती है ट्रांसफर से, बट वो लो इनकम कंट्रीज में जाके डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर को तो नहीं रोक सकती ना, उनकी डोमेस्टिकली जो सेविंग कैपेसिटी है उसको तो नहीं बढ़ा सकती ना कि तुम सेव करो। तो अकॉर्डिंग टू रेगनर सच ट्रांसफर्स में बी डिजायरेबल ऑन जनरल ग्राउंड्स, ऐसे ट्रांसफर्स जनरल ग्राउंड पर डिजायरेबल है। दिस स्प्रिंग इन पार्ट फ्रॉम टेंशंस produced by disparities in living levels and serve to mitigate these disparities. So ये measures जो disparities of living standard है उसके टेंशन को कम कर सकते हैं और इन डिफरेंसेस को एंड disparities को mitigate या खत्म कर सकते हैं। But do they meet the needs of capital development? क्या ये कैपिटल डेवलपमेंट की नीड को फुलफिल करता है, मीट करता है? So that is one of the question to be considered in next chapter. ये next chapter में जो हमारे सिलेबस में नहीं है दिखाया गया है। So this is all for this chapter. Here are chapter of standard of living and capacity to save in first heading problems of capital formation in underdeveloped countries and it here. So please like, share, subscribe my YouTube channel and please guys tell me if you are watching this video कि आप रीडिंग से 1 to 1 लाइन टू लाइन पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर नोट्स एज अ नोट्स पढ़ना प्रेफर करेंगे? प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो एंड आई विल प्रोवाइड दैट स्टफ व्हिच यू वांट। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।